हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपा। and I welcome you all in Dreamy Diary of Deepa. ओके, सो दिस इज़ माय फर्स्ट एवर व्लॉग। Honestly, मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं ये कितना अच्छा कर पाऊंगी. But I thought, why not start with one of the most beautiful journeys of our life, our Andaman trip. So let's begin. और फाइनली हम पहुंच गए थे अंडमान की सबसे आइकॉनिक और हिस्टोरिकल प्लेस सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहते हैं. दूर से इस जेल को देख के एक अलग फीलिंग आती है. ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स की सैक्रिफाइस की एक जिंदा कहानी है. सबसे पहले हमने टिकट्स लिए, जिसका कॉस्ट था 30 रुपीज़ पर पर्सन, और फिर ऑफिशियली शुरू हुआ हमारा सेलुलर जेल टूर. एंट्री गेट पर सिक्योरिटी चेक के बाद जैसे ही हम अंदर गए, हर तरफ हिस्ट्री ही हिस्ट्री नजर आ रही थी. दिस वॉज द फर्स्ट रूम वी एंटर्ड. वॉल्स पर लगे हुए फोटोग्राफ्स और इंफॉर्मेशन बोर्ड्स हमें उस वक्त की कहानी सुना रहे थे, कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ादी के लिए हर तरह की तकलीफ सही. श्यामलां मातरं वन्दे मातरं. शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी. थोड़ा आगे बढ़े तो सेलुलर जेल का एक डिटेल्ड मिनिएचर मॉडल देखने को मिला. इसे देखकर समझ आया कि ये जेल कितना यूनिकली डिजाइन की गई थी. इसे स्पेशली पैनॉप्टिकन स्टाइल में बनाया गया था. मींस इसके 7 विंग्स एक सेंट्रल टावर से जुड़ते थे, बिल्कुल स्पोक्स की तरह. इस डिजाइन का मेन पर्पस था प्रिजनर्स पर हर वक्त नजर रखना. सेंट्रल टावर से गार्ड्स अलग अलग विंग्स को मॉनिटर कर सकते थे, और प्रिजनर्स एक दूसरे से इजीली कांटेक्ट भी नहीं करते थे. इसी वजह से इसका नाम सेलुलर जेल कहा गया, क्योंकि हर प्रिजनर को एक अलग सेल में रखा जाता था. और एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने एक गाइड हायर किया, जिन्होंने हमें हर एक जगह की हिस्ट्री और उसके पीछे की कहानी बताई. सबसे पहले उन्होंने हमें वो जगह दिखाई जहाँ शाम को लाइट एंड साउंड शो होने वाला था. तब तो बस नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रात को वही जगह इमोशन से भर देने वाली थी. उसके बाद हम गए उस जगह जहाँ फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी जाती थी. ये वही गैलोस थे जहाँ एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जा सकती थी. फांसी के बाद बॉडीज नीचे के चैम्बर में गिरती थी, और बिना किसी सेरेमनी के उन्हें चुपचाप ले जाया जाता था, ताकि किसी प्रिजनर को पता भी न चले. सोचकर ही दिल भर आता है कि उन्होंने किस तरह की जिंदगी झेली होगी. उसके बाद गाइड ने हमें जेल की कुछ हिस्टोरिकल बातें बताई. 7 विंग्स नहीं है, उनसे कैसा काम ले, मगर एक ही विंग खुला हुआ आप लोग देखने के लिए. उसको काला नहीं कि सब कमरे की साइड देखे हैं, मगर जो कौन से कमरे में किसको रखते थे किसी को नहीं पता. एक कमरा छोड़ के, क्योंकि 45 डेज टू 2 मंथ्स के अंदर सेल को विंग को रोटेट करते थे. ब्रिटिशर्स के दिमाग देखे, रोटेट करने से क्या होगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा फाइट करने को. इसलिए कौन सा सेल में कौन सा किसी को नहीं पता. बट इस विंग के लास्ट तक लोग इसीलिए जाते हैं. इस विंग का लास्ट वाला कोटरी आइडेंटिफाई हो चुका है, उसमें रखे थे विनायक दामोदर सावरकर, वो भी सेम साइज है. और लास्ट वाला सेल है, उसका सामने डबल प्रोटेक्शन है. जो भी विंग में जो भी सेल्स जो भी विंग मिला था, जो मोस्ट डेंजरस पे डिफाइट थे, उस विंग में भी मिले. विनायक दामोदर सावरकर जी का पूरा पढ़ाई बैरिस्टर में हुआ था. उनको नासिक कॉन्ट्रोवर्सी केस में उस कमरे में 1911 से लेकर 1921 तक ही रखे. 50 साल का तो इम्प्लीमेंट हुआ. 1921 में जेल फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया, कुछ लोगों को शिफ्ट किया, तो उसमें सावरकर जी उनको यहाँ से निकाले, अपना होम टाउन में शिफ्ट किया, वो रत्नागिरी मुंबई में. 38 में जेल क्लोज हुआ तो उनको भी रिलीज करे. इनका डेथ हुआ 26 फरवरी 1966 में. डेथ होने से पहले इनको ऑटोबायोग्राफी में काफ़ी डिटेल्स थे. उसमें डिटेल है कि उनका सेल के अपोजिट में हैंगिंग प्लेस है, देखो वहाँ से सीट है. फिर गाइड हमें जेल की एक म्यूजियम सेक्शन में लेके गए, जहाँ उस टाइम यूज होने वाली कई ओरिजिनल चीजें प्रिजर्व करके रखी गई हैं. ये है बैल का कोलू. नॉर्मली इसे बैल चलाते हैं, लेकिन सेलुलर जेल में बैल की जगह प्रिजनर से ये काम करवाया जाता था. इसमें आगे काम यहाँ पे मेंशन है. जो वेस्टेज बच जाता है इसको फेंकने नहीं देते थे, इससे कोकोनट रस्सी बनाते हैं. आप लोग पता भी गाँव में बनता है. इसको रस्सी में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि उसको रस्सी में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको कूटना है. इस प्रकार का लॉग बनता है, उस प्रकार लकड़ी इतना जोर जोर से कूटना है, हिट करना है कि ये फाइबर का अलग करना है स्किन से.
फाइबर अलग करेंगे तो रस्सी बनेगा। तो बहुत हार्ड वर्क था भैया। जो फाइबर निकलता है इस प्रकार का, इसको अभी कोकोनट रस्सी में आप कन्वर्ट करना तो आसान है, क्योंकि पहले पानी में डिप करना सॉफ्टनेस आने के लिए, फिर ड्राई कर फिर पीटना पड़ता था मतलब सॉफ्ट होने के। उसके बाद लास्ट स्टेज में ये हुक्स में फंसा कर तो घुमाएंगे तो एक दूसरे में इंटर कनेक्ट होकर कोकोनट रस्सी बनेगी। कोकोनट रस्सी बनाने का मिसिंग ओरिजिनल है। केवल एक कैदी को 9 घंटे के अंदर 4 पाउंड का टास्क होता था। 4 पाउंड में से लगभग 2 केजी। आप तो 2 केजी तो आसान नहीं है, क्योंकि कोकोनट रस्सी बनाने की प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है। आप कोकोनट रस्सी कितना भी आप बना लीजिए, उसको वेटलेस बनाना नहीं करके टास्क ज़्यादा होता था। उसके बाद जो पनिशमेंट मिलता था ना सर, किसी का भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी था। रोज 2 कैदी मिलकर 40 पॉइंट्स मस्टर्ड या कोकोनट ऑयल निकालते थे और सबसे पेनफुल बात ये थी कि ये काम उन्हें बिना कपड़ों के करवाया जाता था। यहाँ प्रिजनर्स को दी जाने वाली सजा के बारे में भी दिखाया गया है। उनके हाथ पैर बांध दिए जाते थे और इंडियंस को ही इंडियंस को मारने के लिए मजबूर किया जाता था। ये 3 टाइप के फेटर्स हैं। पहला था ये चेन फेटर्स, इसमें प्रिजनर थोड़ा चल और बैठ सकता था। सेकेंड है ये बार फेटर, ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था। काम के टाइम से कुछ टाइम निकाला जा सकता था, बट चलने के वक्त इसे हाथ पकड़कर चलना पड़ता था। थर्ड वाला था क्रॉस फेटर, ये सबसे क्रूअल था। इसमें ना ठीक से चल सकते थे और ना बैठ सकते थे, सिर्फ खड़े होकर ही काम करना पड़ता था। इसके बाद हम जेल के सेंट्रल टावर की तरफ बढ़े। ये सेलुलर जेल का हार्ट था। इसी सेंट्रल पॉइंट से जेल की सारी विंग्स कनेक्ट होती थी। जब ये जेल बनी थी तब इसकी 7 विंग्स थी। आज उनमें से सिर्फ 4 विंग्स ही बची हैं। बाकी वर्ल्ड वॉर के दौरान डिस्ट्रॉय हो गई थी। यहाँ से ऊपर देखने पर पूरी आर्किटेक्चर की ब्यूटी और प्लानिंग क्लियरली समझ आती है। सी जाना पड़ेगा, क्योंकि 7 विंग अलग था, ये सेंटर का अलग था। ये जो कनेक्शन है वुडन कनेक्शन सभी की आपको आने जाने के लिए। पहले 7 विंग से मिलाकर यहाँ पे आइए मैडम, ये सेंटर का कोई इंटर कनेक्शन परमानेंटली नहीं थे। परमानेंटली अभी के कनेक्शन आप लोग आने के जल्द पड़ता था, कनेक्शन लगता था। तो सिंपल सा फंडा है कि ताकि कोई भाग ना पड़े। एक विंग में कोई भी रिवोल्यूशन होगा, दूसरा विंग में जाना होगा। ये सेंटर टॉप पुरानी है, बस सीमेंट अभी क्या है, सीमेंट से भी नया है। स्टेट बाई ट्रेन सब पढ़ सकते हैं। अभी आप लोग क्या करना है, ऐसे स्टेप्स लेके ऊपर जाना है। वॉच टावर है, नया बना दिए। जिनका फैमिली में बच्चा हो, बच्चे को ध्यान देना है गैप से। वहाँ से आपको विंग नंबर 1 7 16 विंग से देख पाएंगे। ब्रिटिशर जब बनाए थे 7 विंग बनाए थे। 2 एक वॉल है, एक इनका वॉल बच गया। बाकी 3 विंग भूकंप में earthquake में डैमेज थे। केवल जापानीज जब आए कुछ ब्रिक निकाल कर बंकर्स बना लिए। आजादी के बाद में किसी का अंडर नहीं था, यहाँ के गवर्नमेंट पीछे का विंग्स को तोड़कर यहाँ के लोगों को पहले हॉस्पिटल का नीड था, एक हॉस्पिटल बनाया, नाम दिया जीपी पन, गोविंद बल्लभ पंत, अंडर गवर्नमेंट है। छोटा सा था, ये बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है। कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल बनाते समय एक्स पॉलिटिकल फ्रीडम पर डिमांडेबल से 3 विंग्स बचे। उसमें से एक ही विंग में लोग एक्सप्लोर इसीलिए करते हैं, सब सेल की साइज इक्वल है और इस विंग के लास्ट में सावरकर जी का। ऊपर जाएंगे तो सी देखने मिलेगा। सामने 2 साइलेंट होने आते हैं, सुबह चंद्र वो साइलेंट, पीछे में लाइट हाउस के साथ जो है नॉर्थ पे। फिर नीचे आइए, पूरा सेल्स खुला हुआ है, गार्ड सेल, नॉर्मल सेल, लॉकिंग सिस्टम, फोटोग्राफी कीजिए। लास्ट में सावरकर जी का सेल जाएंगे, सेम सेल, एक फोटो बेड है, वहाँ से एग्जिट नहीं है, मैंने पहले ही बताया। एग्जिट एक फिर यहीं से एग्जिट होकर नीचे होकर बाहर। लास्ट पॉइंट था कुछ पूछना तो गाइड की तरफ से बस इतना ही था। अब हमें सेलुलर जेल को खुद एक्सप्लोर करना था। ये था जेल का टॉप मोस्ट पार्ट। यहाँ से हम सारी विंग्स को क्लियरली देख सकते थे। अब टाइम था उन सेल्स को देखने का जहाँ फ्रीडम फाइटर्स को अकेला रखा जाता था। हर सेल में सिर्फ एक ही प्रिजनर रहता था, ना कोई बात करने वाला, ना किसी और का चेहरा देखने की परमिशन, सिर्फ तन्हाई और एंडलेस सफरिंग। नाउ हैव अ डिटेल्ड लुक एट ईच एंड एवरी सेल। और अब हम जाएंगे उस सेल की तरफ जहां विनायक दामोदर सावरकर को काफ़ी टाइम तक रखा गया था। जैसा कि गाइड ने भी हमें बताया था, उन्हें यहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था विद डबल लॉक। इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उनकी कहानी आज भी हर इंडियन को इंस्पायर करती है।
सेलुलर जेल का टूर कंप्लीट करने के बाद हम पास के फेमस कार्बन्स के बीच की तरफ निकल गए। वहाँ का व्यू ऑनेस्टली बहुत रिलैक्सिंग था। कुछ लोग वाटर एक्टिविटीज भी इंजॉय कर रहे थे। हमने नहीं की बिकॉज ट्रैवलिंग की वजह से हम बहुत टायर्ड फील कर रहे थे। बस बीच पर बैठकर हवा एंजॉय की, समुंदर देखा और उस पीसफुल मोमेंट को फील किया। शाम होते ही हम दोबारा सेलुलर जेल वापस आए, इस बार लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। और ट्रस्ट मी, ये पूरे दिन का बेस्ट पार्ट था। लाइट्स, साउंड इफेक्ट्स और नरेशन के थ्रू जब फ्रीडम फाइटर्स की कहानी सुनाई तो लिटरली गूज़बम्प्स आ गए। और जब पूरा स्टेडियम नेशनल एंथम के लिए खड़ा हुआ, उस मोमेंट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम ऑफ द क्लिप्स। सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे अपने देश से बाहर रानी झांसी तात्या तोपे, रानी झांसी तात्या तोपे, नानाजी दिल्ली कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन और इसी के साथ खत्म हुआ हमारा अंडमान हनीमून का फर्स्ट डे। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं डे 2 के एडवेंचर के साथ। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।